नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वर्तमान में हम पीईबी द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो एग्ज़ाम की वैकेंसी निकली हुई है उसमें पटवारी और जो कंबाइन एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी में हम आज आपके लिए ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मैनेजमेंट सेक्शन के वो आपके सामने लेके आए हैं। हम कुछ प्रश्नों के यहाँ पे हल करेंगे और समझेंगे। यदि कहीं पे मुझे लगेगा कि आपको इस प्रश्न के ऑप्शन के बारे में और भी डिटेल से समझाना है तो मैं आपको वहाँ पे वो समझाता चलूँगा। चलिए अब हम आज का हमारा जो फैंटास्टिक सेशन है उसको शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बोल के आपको बताऊंगा। ये बाइलिंगुअल इसलिए है ताकि कभी कभी हिंदी में कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द आ जाते हैं कि हम उनका अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को ले रखा है ताकि यदि हमें कोई शब्द हिंदी में समझ में न आए तो हम उसकी इंग्लिश पढ़ के समझ लें कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है आज का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विथ, मतलब वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं। क्या है? सबसे ए वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, लेन देन का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांश। सी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली, केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी। डी है बुक कीपिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। दोस्तों, देखने में ऐसा लग रहा है कि तो सारे ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें तो ऐसा भी होता है, लेखांकन में तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। लेकिन दोस्तों यही तो बात है, यही तो हम आपको घुमा देता है। प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया है वित्तीय लेखांकन। क्या दिया है? वित्तीय लेखांकन। सिर्फ लेखांकन नहीं है, लेखांकन में सारी बातें आती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड एक लेखांकन की जो एक शाखा है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, वित्तीय लेखों में मेनली हम क्या करते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं जिसमें लाभ हानि खाता, चिट्ठा, व्यापार खाता ये बनता है। तो इसमें क्या होता है, बुक कीपिंग तो होती है और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, मतलब वित्तीय लेखांकन। समझ रहे हो ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो वित्तीय जो प्रपत्र होते हैं वो बनते हैं, वित्तीय विवरण बनते हैं, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। सभी सही कब होते हैं? जब यहाँ पे वित्तीय लेखांकन की जगह केवल लेखांकन होता, तो ये सभी सही हो जाते हैं। इसमें से एक गलत होता है, ओनली नहीं होता, कहीं पे भी ओनली नहीं होता, यहाँ पे फिर ओनली नहीं आता। अगर सभी सही होता तो यहाँ पे ओनली नहीं आता। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैंक रेफर्स टू द टाइम पीरियड विद इन विच इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स इज रिकवर्ड। हिंदी में है, ब्लैंक उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। स्थायी जो परिसंपत्ति है, दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, एक तो स्थायी होती है और एक चल संपत्ति होती है। मतलब चल संपत्ति का मतलब ये होता है कि जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, जिस चीज को बार बार खरीद के बेच रहे हैं, वह आपकी चल संपत्तियां है। और फिक्स्ड असेट्स वो होती है जिनको आप एक बार खरीद लो तो फिर उनका व्यापार नहीं करते हैं, उनसे हम या तो मशीनें खरीदेंगे तो उनको हम स्थायी रूप से अपने पास रखेंगे, या फिर बिल्डिंग खरीदेंगे या भूमि खरीदेंगे। ऐसी असेट्स जो हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं उसको हम फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। तो फिक्स्ड असेट्स जो होती है उनमें जो पेमेंट हमने इन्वेस्ट किया है, उनमें जो पैसा हमने लगाया वो कब रिकवर हो जाएगा, उस अवधि को हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड, या भुगतान वापसी की अवधि। भुगतान वापसी की अवधि मतलब जो हमने भुगतान इस मशीन के लिए किया है, इस मशीन से जब हम पैसे कमाएंगे तो कितने समय में वो पैसे वापस रिकवर हो जाएंगे, इसी को कहते हैं पे बैक पीरियड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगले ऑप्शन इसमें थे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, बट्टागत नगद प्रवाह। ये अलग चीज है, नगद प्रवाह होता है, कैश फ्लो होता है, वो अलग ही चीज हो गई। ये पेमेंट इसमें कहीं से कहीं तक इससे कोई संबंध नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न प्रतिफल की औसत दर, यह भी अलग चीज है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये होती है कि भैया
एवरेज में हमने कितना रिटर्न प्राप्त किया है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें से रिटर्न कितना मिल रहा है, वो अलग बात हो गई। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक एवरेज में मतलब क्या होता है, 4-5 साल के रिटर्न रहते हैं, एक साल 10% कमाया, एक साल 20% कमाया, एक साल 25 कमाया, एक साल 15 कमाया, तो हमने क्या किया, सबको जोड़कर 4 का डिवाइड देके कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उस समय अवधि को संदर्भित कौन करता है जिसमें परिसंपत्ति जो है उसमें निवेश की गई राशि पुनः प्राप्त हो जाए, मतलब उसको बोलते हैं पेबैक पीरियड। एनपीवी जो है, एनपीवी क्या होता है, ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब कोई रुपया आज से हमें 10 साल बाद मिलने वाला है, मान लो हमें 10 साल बाद कहीं से 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो वो 1 लाख रुपए वर्तमान में कितने हैं वो हमें ज्ञात करना चाहिए। वो जो हम ज्ञात करते हैं उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब 10 साल बाद जो मिलने वाली है, या 5 साल बाद जो मिलने वाली रकम है, या 2 साल बाद जो मिलने वाली रकम है, या 1 साल बाद जो मिलने वाली रकम है, उसका वास्तव में वर्तमान मूल्य क्या है, वो जो निकालते हैं उसको हम एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, to retain which of the following resources are organizations changing their HR policy? निम्न में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं? HR नीतियां, HR क्या होता है, HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। HR का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन मतलब मानव, मतलब मानव संसाधन को बनाए रखने के लिए वो कौन सी नीतियों को बदल रहा है। मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन मतलब एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारी। कैपिटल के लिए थोड़े ना वो HR पॉलिसी में परिवर्तन करेगा, ना ही टेक्नोलॉजी के लिए करेगा और ना ही असेट के लिए करेगा। अगर कर्मचारी जो होता है वही तो मानव होता है, तो मानव संसाधन जो है उसको बनाए रखने के लिए HR पॉलिसीज बदली जा रही है, मतलब एम्प्लॉइज, कर्मचारी। चलिए अगला है, which of the following are best associated with managerial technical skills? निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं, कौन जुड़े रहते हैं? चलिए पहला है एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफाइड एक्टिविटी, जो विशिष्ट गतिविधि को करने की क्षमता रखते हैं। अगला है एबिलिटी ऑफ पर्सन टू वर्क वेल विद अदर पीपल इन अ ग्रुप, समूह में अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति। अगला है एबिलिटी टू थिंक एंड कंसेप्चुअलाइज एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन, जो सार स्थिति को सोचने और धारणा बनाने की क्षमता रखते हैं। अगला है एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, जो समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों एक अच्छे प्रबंधक में ये सभी गुण तो होने ही चाहिए, लेकिन आप ये देखेंगे कि प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब सबसे अच्छी तरह से प्रबंध करने की तकनीक किसके पास होती है, वो होती है जो स्पेसिफाइड एक्टिविटी कर सके, मतलब जो विशिष्ट गतिविधियों को कर सके। आप ये देख रहे होंगे कि क्या ये विशेष गतिविधि नहीं है, ये आप इस प्रश्न को पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि विशेष गतिविधि ये जो है, ऐसे लोग जो समूह के अन्य लोगों से अच्छी तरह से कार्य करने और क्षमता वाले रखते हैं, तो ये भी एक स्पेशल है, मतलब इस स्पेशल एक्टिविटी में ये सभी आ जाते हैं। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी, जो विशिष्ट गतिविधियों को करने की क्षमता रखते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कुछ विशेष कर सके, उन्हीं को तो वही तो अच्छी तरह से टेक्निक यूज करेंगे प्रबंध के कार्यों में। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। और ये सब जो दिए हैं ये सभी विशेष गतिविधियां हैं, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब यही आपका सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स? निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? देखिए पहला है प्लानिंग, नियोजन, दूसरा है लीडिंग, नेतृत्व, तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन, और चौथा है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। प्रश्न को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर अपने आप ही समझ में आएगा। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? मतलब दोस्तों जब हम काम कर रहे होते हैं, तो जब काम कर चुके होते हैं
उसके बाद हमारी कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि हम उसको देख ले कि भैया जो काम करवाया गया है वास्तव में उसी लेवल पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब ये जो होता है सब कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। नियंत्रण मतलब जब हमारा नियंत्रण अच्छा होगा तो कार्य का निष्पादन भी अच्छी तरह से होगा। मतलब निष्पादन मतलब होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा कब होगा, जब हमारा नियंत्रण अच्छा होगा। चलिए अगला है evaluation of performance and implementation of corrective actions to achieve goals is known as। प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को लक्ष्यों को कहते हैं। दोस्तों ये लक्ष्यों को जो है ये यहां पे आएगा, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न ऐसा है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को कहते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, तो क्या होगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस और सुधारात्मक, सुधार कब होगा, जब उसमें कंट्रोल होगा। जब कोई चीज बिगड़ रही है तो हम उसको कंट्रोल करके सुधरवाएंगे ना। तो इसका भी ऑप्शन क्या है, कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। कोऑर्डिनेशन जो होता है समन्वय होता है। समन्वय एक दूसरे के बीच में के सामंजस्य को बोलते हैं। मतलब सब घुल मिल के काम कर रहे हैं, अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, वहां समन्वय है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब आयोजन होता है। आयोजन का मतलब ये होता है एक संगठन है, उसके बीच में हम किसी काम को करते हैं, वही अपना आयोजन है। जैसे हम आजकल ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो एक आयोजन हुआ। चलिए लीडिंग है, लीडिंग मतलब नेतृत्व। लीडिंग कौन करते हैं, जो प्रबंधक होते हैं वो लीडर का काम करते हैं, तो यह अलग चीज हो गई। पर कंट्रोलिंग जो होता है नियंत्रण मतलब एक बहुत ही प्रबंध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और कंट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी कर्मचारी या किसी भी अपने अधीनस्थ के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो वो काबू से बाहर चला जाएगा, फिर जो हमारे लक्ष्य है हम वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य ही होता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करना है। उन लक्ष्यों को अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए, समय सीमा में प्राप्त करने के लिए कंट्रोलिंग अनिवार्य है। इसीलिए देखो कंट्रोलिंग से बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। कंट्रोलिंग का बेस जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स वेयर विल यू ट्रांसफर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेट्स अशुद्ध ऋण लेखे को कहां स्थानांतरित करेंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसके हम ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि लेखे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बैड डेट्स बुरे ऋण लेखा के लिए प्रावधान में, डेटर्स अकाउंट देनदार लेखा में, अकाउंट रिसीवेबल प्राप्ति लेखा में। दोस्तों ऐसा लगता है कि कहाँ ले जानते हैं, इसने ये वाला जो ऑप्शन दे दिया है सी वाला, ये सबको कंफ्यूज कर गया होगा। मेरे ख्याल से 90% बच्चों ने उस टाइम पे यही इसका आंसर लगाया होगा, क्योंकि बैड डेट्स रिटर्न। पर प्रश्न पूछ क्या रहा है, आप ये सोचो प्रश्न पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। भैया डेटर्स अकाउंट तो पहले ही बन चुका होगा, डेटर्स अकाउंट तो पहले ही बन चुका होगा, फाइनल अकाउंट बाद में बनते हैं, मतलब वो वर्ष के अंत में बनते हैं। और सभी का जो शेष रहता है वही तो हम वहां पे ले जाते हैं फाइनल में। तो अब बताइए आप फाइनल, अब जब सभी अकाउंट बन जाते हैं और सभी का शेष हम तलपट में ले जाते हैं और वहां पे हम मिलान कर लेते हैं कि कहीं पे कोई अंतर तो नहीं आ रहा है, उसके बाद उन तलपट की सहायता से हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, तलपट की सहायता से, जो ट्रायल बैलेंस होता है उसकी सहायता से हम फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मेनली बनाते हैं। ये तीन चीजें हम बनाते हैं। तो जब हम फाइनल अकाउंट में केवल प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बनाते हैं तो इन चीजों को तो कहीं से कहीं तो चीज ही नहीं आ रही, उसमें बात ही नहीं आ रही। इनको हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट्स में लिख देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम बैलेंस शीट में एक जगह दर्शा देते हैं, डेटर्स अकाउंट को हम एक जगह दर्शा देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को हम एक जगह दर्शा देते हैं। पर ये खाते उस टाइम पे नहीं बन रहे, खाते तो पहले ही बन चुके हैं। दिया क्या है, फाइनल अकाउंट को बनाने टाइम पे दिया है, इसलिए फाइनल अकाउंट्स में हम क्या, कौन सा वाला खाता बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इसलिए इसका यही वाला उत्तर सही है। दोस्तों यहीं पे लाके व्यापम आपको घुमा देता है। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। यह प्रश्न भी पहले आया हुआ है, इसीलिए हमने इस स्लाइड में इसको लिया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। आपको कभी भी कोई प्रश्न को पढ़ना है, उसका उत्तर निकालना है, तो उस प्रश्न को ही गौर से पढ़ना है। प्रश्न में ही कहीं ना कहीं उत्तर निहित होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैनेजर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द
strategic planning exercise operate in an environment of blank। वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं, मतलब जो युक्ति लगा के किसी काम को शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि वातावरण जो है, किसी भी बिजनेस का वातावरण जो है हमेशा अनिश्चित होता है, कभी भी सर्टेनिटी नहीं होगी, हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। चाहे आप कितनी ही अच्छी प्लानिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप भविष्य को तो ज्ञात नहीं कर सकते ना। मतलब किसी भी प्रकार के मैनेजर हुए, हम सभी मैनेजर तो होते हैं अनिश्चितता के वातावरण में ही काम करते हैं। कुछ निश्चित हो सकता है पर कल क्या होगा 100% निश्चित नहीं कर सकते हैं, केवल हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे, पर वो तो ईश्वरीय कृपा होगी तभी हो पाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट with the set goals and making course corrections known as। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पहले भी हम 2 प्रश्न इसमें के कर चुके हैं, यह भी आया है कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण से। बहुत ही एक मुख्य इसका आपके टॉपिक है कंट्रोलिंग। मतलब देखो सुधारात्मक, इसमें क्या है, तो सुधारात्मक। दूसरा जो परफॉर्मेंस होता है, उनके परफॉर्मेंस पे हम निगरानी कब रखेंगे, जब निगरानी करने का मतलब ही तो है कंट्रोलिंग करना। जब हम उसको देख रहे होंगे तो सामने वाला बैठ के ढंग से काम करेगा, जब हम उसको देख ही नहीं रहे हैं तो हमारी कोई कंट्रोलिंग ही नहीं है। तो निगरानी रखकर मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कंट्रोलिंग। प्लानिंग तो सबसे पहले ही हो जाती है कि हमें क्या करना है, वही हमारी प्लानिंग है। लीडिंग मतलब नेतृत्व होता है, जो प्रबंधक लोग करते हैं, हमको क्या क्या करना है वो हमें निर्देशित करेंगे, वही उनका निर्देशन में हम काम करते हैं, इसलिए इसको नेतृत्व बोलते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग मतलब व्यवस्थित करना, यह प्रबंधक का एक कार्य है। पर कंट्रोलिंग जो है वो प्रबंधक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कंट्रोलिंग के अभाव में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब आप देखोगे निगरानी रखना ही तो कंट्रोलिंग है। यहीं से आपका उत्तर आ जाएगा, प्रश्न में ही कहीं ना कहीं उत्तर निहित है। चलिए अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड FASB, which of the following is a cash flow from financial activity? वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है? ऑप्शन है कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस, करों के लिए सरकार को नकदी बहिर्प्रवाह। अगला है कैश आउटफ्लो टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स, लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बहिर्प्रवाह। अगला है कैश आउटफ्लो टू लेंडर्स एंड एज इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में ऋणदाताओं को नकदी बहिर्प्रवाह। अगला है कैश आउटफ्लो टू परचेस बॉन्ड्स इशूड बाय अनदर कंपनी, अन्य कंपनी द्वारा जारी खरीद बंध पत्र को नकदी बहिर्प्रवाह। दोस्तों इसके सारे ऑप्शन बड़े बड़े हैं, पढ़ने में ही हम पहला वाला ऑप्शन भूल जाते हैं, फिर भी आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार आते हैं और आते भी रहेंगे। चलिए हम एक बार फिर से समझते हैं क्या दिया है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जिसको हम, एक प्रश्न तो यह भी बन सकता है FASB का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको यह याद होना चाहिए। FASB जो होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। FASB मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके अंतर्गत एक मानक होता है, लेखांकन मानक होते हैं। मानक इन्होंने कुछ निर्धारित कर रहे हैं कि हमको कोई भी अकाउंट बनाना है तो एक मानक, उसने एक प्रोफार्मा दे दिया है कि आपको इस प्रोफार्मा के अंतर्गत ही कोई भी अकाउंटिंग का अकाउंट बनाना है। जैसे आपने कैश फ्लो बनाया तो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट बनता है उसके लिए इन्होंने एक फिक्स प्रोफार्मा दे रखा है, इसी प्रोफार्मे में आपको बनाना है। या तो हमने कोई चीज क्रय की होगी या कोई चीज विक्रय की होगी। इस प्रकार से कैश का आउटफ्लो कैसे होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। कैश फ्लो मतलब इनफ्लो भी हुई और आउटफ्लो भी। तो जब इनफ्लो होगा मतलब कैश का इनफ्लो है, और जब कैश बाहर जा रहा है मतलब कैश का आउटफ्लो होता है। तो यहाँ पे सभी जो ऑप्शन है सभी में आउटफ्लो लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं कैश बाहर जा रहा है। तो बाहर तो हर तरह से जा रहा है, जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो भी कैश बाहर जाएगा,
और जब हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे तब भी कैश बाहर जाएगा, जब हम इंटरेस्ट देंगे जिससे हमने उधार लिया था तब भी कैश बाहर जाएगा, और जब हम बॉन्ड्स खरीदेंगे, कोई चीज बॉन्ड्स खरीदेंगे तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हमारा कैश क्या होगा, बाहर जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि कौन सा जो है वित्तीय गतिविधियों में से एक है, मतलब वित्तीय प्रकार की गतिविधि कौन सी है। तो आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट को जब हम टैक्स दे रहे हैं ये कोई वित्तीय गतिविधि नहीं है, क्योंकि फाइनेंस इसमें ये जो है कैश जो है वो आपका प्रभावित जरूर हो रहा है पर वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है। कैश आउटफ्लो टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड, जब हम डिविडेंड के रूप में कैश अपने जो शेयर होल्डर से इनको देंगे, जो शेयर धारकों को जब हम डिविडेंड देंगे या लाभांश देंगे, तो जो नगद का बहिर्प्रवाह होगा उसी को हम इसके अंतर्गत रखेंगे, उस स्टैंडर्ड, इस मानक स्टैंडर्ड के अनुसार कि ये इसके अंदर आता है। दोस्तों कैश फ्लो जो बनता है वो 3 एक्टिविटीज से बनता है। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और तीसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज आती है, जब हम जो व्यापार है इसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसको ऑपरेट करने में जो खर्चे होते हैं, जिस एक्टिविटी से हम जैसे वेजेस हुआ, सैलरी हुई, ये ऑपरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं इसको। तो ऑपरेशन जब हम करते हैं, जो भी ऑपरेट करते हैं व्यापार को, तो उसमें जो खर्चा होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आती है जहां पे हम कोई मशीन खरीद लेते हैं या फिर कोई प्लांट खरीद लेते हैं, कोई बिल्डिंग खरीद लेते हैं, और जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें भविष्य में हमको लाभ प्राप्त होने वाला होता है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, मतलब हमने पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है। उससे जो भी खर्चा होता है वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत लेते हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होती है उसमें हम, इसमें सबसे पहले आपके आता है कैश आउटफ्लो टू शेयर होल्डर्स डिविडेंड, मतलब कैश आउटफ्लो जो हुआ है डिविडेंड को, जब हम शेयर होल्डर्स को जब हम डिविडेंड देंगे उससे जो कैश का आउटफ्लो होगा वही आपके वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एज पर द जनरली accepted accounting principles. If any of these principles is violated or ignored, errors resulting from such violations are known as blank. लेखा प्रविष्टि का अभिलेखन सर्वस्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इसमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नजरअंदाज किया जाता है तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को कहा जाता है। जब हम किसी नियम का उल्लंघन करेंगे उससे जो गलती होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एरर्स ऑफ नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही की त्रुटि। हमने उस नियम को नहीं माना, मतलब हम लापरवाह है, तो लापरवाही की त्रुटि उसे। चूक कब होती है, चूक मतलब भूलवश हो जाती है कि हमें वो चीज ध्यान नहीं रही, तो उसे एरर ऑफ ओमिशन कहेंगे। और सिद्धांत की त्रुटि मतलब हम किसी सिद्धांत को ही ताक पे रख देंगे तो वहां सिद्धांत की त्रुटि हो जाएगी। और प्रतिपूरक त्रुटियां, कंपेंसेटिंग एरर जो होती है, ये एक अलग प्रकार की त्रुटियां होती हैं। पर हम किसी नियम को ही मतलब वहां पे उसका उल्लंघन कर दें कि दिया क्या है, करना क्या चाहिए, हम उसका विपरीत काम कर दें, तो वो क्या होगी, लापरवाही की त्रुटियां। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन tests is conducted by organization to measure the ability to learn a given job when given adequate training? हिंदी में है, निम्न में से किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? मतलब किन परीक्षाओं को संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। तो क्या है इसमें, देखो एक तो है सिचुएशन टेस्ट, सिचुएशनल टेस्ट, स्थिति परीक्षण। अगला है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। एप्टीट्यूड टेस्ट, रुझान अभिक्षमता परीक्षण। या इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। दोस्तों ये हमारे आप देखते ही एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, जब भी हम किसी एग्जाम में फाइट करने जाते थे एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अभिक्षमता या रुझान परीक्षण होता है। इसी से हम सामने वाला ये ज्ञात करता है कि इसमें दिए गए कार्य को करने की क्षमता होगी या नहीं होगी। यदि हम इसे सही से प्रशिक्षण दे दें तो उसके बाद ये उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह जानने के लिए ही एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। वो हमारे
एप्टीट्यूड से ही हमारे जो रुझान है वो किस ओर है उसको ज्ञात कर लेते हैं, और उसमें यदि हम पास होते हैं तो वो हमें एक ट्रेनिंग देते हैं, और उस ट्रेनिंग के बाद हमें जो काम सौंपा जाता है वो हम ढंग से कर पाते हैं। यदि हम इसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब हमें ट्रेनिंग देने के बाद भी हमारा रुझान उस तरफ नहीं रहेगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट्स outside the organization. Which of the following is an example of external information in an organization? मतलब बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है, निम्न में से कौन संगठन के बाहरी सूचना का एक उदाहरण है? दोस्तों, बाहरी सूचना जो होती है वो संगठन से बाहर की होती है। एक उदाहरण बताना है। उदाहरण देखते हैं अपन, क्या है? कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपनीज आइटम, कंपनी के मद की लागत और बिक्री मूल्य। दोस्तों, ये तो अंदर की सूचना है। अगला है कस्टमर फीडबैक फॉर्म फिल्ड इन, फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया। यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि ग्राहक जो होता है वो कंपनी से बाहर का व्यक्ति होता है, वो कोई फीडबैक दे रहा है तो वह बाहर की सूचना है। अगला है सेल्स पर्सन कोटाज, विक्रेता कोटा, मतलब विक्रेता कोटा कितना होगा, किसको हम विक्रेता हमारा सिलेक्ट करेंगे, वो भी अंदर की सूचना होती है। अगला है क्वांटिटी ऑफ एन आइटम इन हैंड और इन इन्वेंटरी, ये जो है हाथ में या सूची में वस्तुओं की मात्रा, ये भी अंदर की सूचना है। हमारे हाथ में कितनी वस्तुएं है, जो भी इन्वेंट्री कितनी है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है। मतलब जो फीडबैक फॉर्म जो ग्राहक जो भरते हैं वही आपका बाहर की सूचना है, मतलब वही एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। चलिए अगला है नो मैसेज कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली विदाउट केयरफुल लिसनिंग एंड it is one of the most essential ingredients of effective communication. Which of the following is not an effective listening technique? कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता है, और साथ ही ये प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। निम्न में से कौन सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है? प्रश्न बस इतना ही, निम्न में से कौन एक सुनने की प्रभावी तकनीक नहीं है, ये तो आपको घुमाने के लिए प्रश्न बड़ा किया गया है। प्रश्न है, ऑप्शन है अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, आंखों के संपर्क से बचना, जजिंग द कंटेंट ऑफ द मैसेज बट नॉट द वीकनेस ऑफ द स्पीकर, संदेश की सामग्री का आकलन करना पर वक्ता की कमजोरियों का आकलन न करना। अगला है एक्सहिबिटिंग affirmative nods and appropriate financial gestures, सकारात्मकता से सिर हिला देना और चेहरे के उचित इशारों का प्रदर्शन करना। अगला है अवॉइडिंग प्रीमेच्योर एवेल्युएशन, समय से पहले मूल्यांकन करने से बचना। दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि कौन सी एक सुनने की प्रभावी तकनीक नहीं है, सुनने की तकनीक के बारे में पूछा है। यदि हम किसी की बात को अच्छी तरह से सुन रहे हैं तो हमारा आंखों से आंखों का जो कांटेक्ट होता है वो कभी भी गड़बड़ाता नहीं है। यदि हम आंखों के कांटेक्ट से बचेंगे तो हमारा जो है तकनीक नहीं, मतलब ये सुनने की अच्छी तकनीक नहीं होगी। तो पहला ही जो ऑप्शन है यही आपका सही ऑप्शन है। मतलब आपको किसी की बात अच्छी तरह से समझना है तो जो बोल रहा है उसकी आंखों से हमारी आंखों का कांटेक्ट सही होना चाहिए, तभी हम उसकी भाव भंगिमाओं को समझ सकेंगे, वो क्या बोलना चाह रहा है उस बात को समझ सकेंगे। वो जिस प्रकार से आंखों के जो इशारे होते हैं वो करता है तो उससे हमको उसकी बात का मतलब समझ में आता है, तभी हम अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है accounting concept which says business will run for a long period of time। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। ऐसी अवधारणा बताओ जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। वो अवधारणा का नाम बताना है। ये एक फैक्ट है दोस्तों, और आपको इस अवधारणा का नाम याद होना ही चाहिए। यह अवधारणा का नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा या चल प्रतिष्ठान अवधारणा भी इसको कहते हैं। चल प्रतिष्ठान मतलब चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न नहीं, चलता रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, यही तो इसका मतलब है। अब इस अवधारणा को देख लेते हैं हम। यह अवधारणा बताती है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक संस्था अवधारणा।
सेपरेट क्वांटिटी एंटिटी जो है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्यापार जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक एंटिटी है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो एक अलग ही काम करता है। मतलब वो एक, उसको एक अलग व्यक्ति माना गया है, व्यक्ति की तरह ही उसको एक इंडिविजुअल माना गया है। मतलब व्यवसाय का जो स्वामी होता है वो व्यापार नहीं है, वो व्यापार नहीं है, व्यापार अलग चीज है, व्यापार को एक अलग बंदा माना गया है। मतलब व्यापार का जो, मैं अगर किसी व्यापार का स्वामी हूं, मैंने जो पैसा उसमें लगाया है, तो उस व्यापार के लिए वो कैपिटल होगी। इसीलिए कैपिटल को क्या करते हैं, चिट्ठा में जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें लायबिलिटी साइड में वो शो करते हैं, क्योंकि उस व्यापार के लिए वो मुझसे लिया गया लोन हो गया, मतलब एक तरह का लोन हो गया ना, जो मैंने व्यापार को दिया था। तो व्यापार को एक अलग से एंटिटी माना गया है, तो इसी को बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लागत अवधारणा एक अलग चीज है, वो ये चीज नहीं बता रही है कि लंबी अवधि तक चलेगा व्यापार, ये एक अलग चीज है। ये जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसका ये मतलब होता है मुद्रा मापन अवधारणा। मुद्रा मापन अवधारणा मतलब हम अगर लेखांकन करेंगे तो लेखांकन में हम उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं चीजों का लेखांकन कर पाएंगे जिन्हें हम मुद्रा के रूप में माप सके। मतलब अगर मैं किसी काम को करता हूं, उसको जैसे हमने किसी की सैलरी फिक्स कर दी, उसने जो काम किया उसके बदले में हम उसको पैसा दे रहा है, हमने उसके काम को मुद्रा के रूप में माप लिया है, तभी उसका हम लेखांकन कर पाएंगे। पर ऐसा कार्य जिसका हम मुद्रा के रूप में लेखांकन नहीं कर सकते, उसको हम अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने किसी कर्मचारी को किसी काम करने के लिए नियुक्त किया है, तो केवल नियुक्त कर दिया है, इसको हम पैसे के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ना मनी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसका कोई लेखांकन नहीं होगा। केवल एक कहीं से कहीं तक इसको पैसे के रूप में हम नहीं लिख सकते, इसके लिए ये अकाउंटिंग में नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसको सैलरी देंगे तो वह अकाउंटिंग का एक पार्ट होगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। लेखांकन के अंदर हम उन्हीं एंट्रीज को करेंगे जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकें। उम्मीद करता हूं ये चारों जो कॉन्सेप्ट है आपके समझ में आ गए होंगे। इन कॉन्सेप्ट से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन हैज टू फुलफिल 2 or more contrasting set of expectations, what is the outcome? जब एक व्यक्ति को 2 या अधिक विषम या विपर्यासी उम्मीदों को पूरा करना होता है, तब परिणाम क्या होता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मतलब सामने वालों को दे दिया आपको 2 काम करना है और दोनों ही उल्टे उल्टे काम हो, तो क्या होता है, क्या आउटकम क्या आएगा, परिणाम क्या होगा? रोल क्लैरिटी। भैया भूमिका स्पष्टता है क्या? यहाँ पे कोई भूमिका स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, मतलब ये आपका नहीं हो सकता। अगला है रोल कॉन्फ्लिक्ट। भूमिका संघर्ष हो जाएगा, संघर्ष हो रहा है वहां पे कि भैया कौन सा काम किया जाए, एक काम तो उधर जा रहा है, एक काम इधर जा रहा है, दोनों ही एक विरोधाभास हो रहा है। मतलब दोनों जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, विषम है, उल्टे हैं, तो ये आपका सही है। अगले को भी हम देख लेते हैं क्या है। रोल ऑफ परसेप्शन, मतलब भूमिका धारणा। भूमिका धारणा जो होती है वो कोई धारणा तो है ही नहीं ना, उसको सामने वाले ने बोल दिया आपको करना है, तो धारणा कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब अगला है कंफ्यूजन या विभ्रांति। विभ्रांति कब होती है? देखो दोस्तों, अब यहाँ पे यही तो यहाँ पे या तो ये या ये, दोनों में से एक में कंफ्यूजन रहा होगा बच्चों को इस प्रश्न को करने में कि रोल कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन, दोनों में से क्या होगा। तो कंफ्यूजन कब होता है? आप तो पहले ये समझो कंफ्यूजन कब होता है। कंफ्यूजन कब होता है? जब 2 एक जैसे काम को करना हो और उनमें से हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम किसको सिलेक्ट करें, तब कंफ्यूजन होता है। पर 2 अलग अलग तरीके के काम को करना हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां तो हमें क्या होगा, वहां हमें होगा संघर्ष हो जाएगा। भूमिका संघर्ष मतलब रोल कॉन्फ्लिक्ट उसको बोलेंगे। उम्मीद करता हूं इस कंफ्यूजन में और रोल कॉन्फ्लिक्ट में जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट अ कंपनी डज बेस्ट इज नोन एज। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। मतलब जो कंपनी जो कर सकती है, कितना अच्छा कर सकती है, जितना वो कर सकती है, उसको क्या कहेंगे? उसको उपयोगिता कहेंगे, मतलब यूटिलिटी, या कोर कॉम्पिटेंसी या मूल सक्षमता, वैल्यू चेन मूल्य श्रृंखला, कंपटीशन या प्रतियोगिता। दोस्तों इसको कहेंगे कोर कॉम्पिटेंसी, मतलब मूल सक्षमता, मतलब जो सर्वाधिक वो कर सकती है, उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, सबसे ज्यादा उतना ही कर पाएगी जितनी उसकी क्षमता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूल सक्षमता। अगला है रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल अप्रोच
टू मैनेजिंग एंड विथ coerced, कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड पीपल, मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को दर्शित करता है। पारंपरिक दृष्टिकोण को, दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से, इन ऑप्शन से और भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। देखिए, है थ्योरी वाई ऑफ मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत, थ्योरी एक्स ऑफ मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत, बोथ ए एंड बी दोनों, नन ऑफ द अबाव उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत जो है यह बताता है कि मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित कौन करता है? मैकग्रेगर की थ्योरी, एक्स थ्योरी। मैकग्रेगर ने दो थ्योरी प्रतिपादित की है, एक है एक्स थ्योरी और दूसरी है वाई थ्योरी। मैं आपको इन दोनों को डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं। एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी क्या होगी? देखिए, एक्स थ्योरी मतलब हम यदि ऐसे करें, ऐसे एक्स कर रहे, एक्स मतलब क्रॉस, मतलब आप आपकी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो आपको आपके जो उच्चाधिकारी है उन्होंने आपसे जो बोल दिया है वही आपको करना है। शुरुआत से तो यही चला आ रहा था, मतलब वो पारंपरिक है। पारंपरिक दृष्टिकोण में क्या होता था पहले कि जो आपके जो अधीनस्थ नहीं, आपके जो ऊपर वाले जो अधिकारी है, आपके जो उच्चाधिकारी है, आपके जो प्रबंधक है, उन्होंने आपको जैसा निर्देशित कर दिया, जैसा आदेशित कर दिया, आपको करना बाउंडेशन हो जाता था कि आपको अब वो करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम पारंपरिक दृष्टिकोण। तो एक्स वाली थ्योरी मतलब नीचे वाला नकार नहीं सकता। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब क्या होता है? क्रॉस। एक्स का मतलब क्या होता है? क्रॉस। क्रॉस मतलब सामने वाला उसको मना नहीं कर सकता है। क्रॉस मतलब नहीं, मना नहीं कर सकता है। और वाई का मतलब होता है यस। जब अगर मैं ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता हूं तो एक वाई की आकृति बनती है, तो इसको बोलते हैं, उसको हम शो करते हैं मैकग्रेगर की वाई थ्योरी से। वाई का मतलब यस, मतलब क्या होता है? निर्णय लेने में जब हम नीचे वाले लोगों से भी उनका राय मांगे, उनसे पूछे कि भैया हमको इस प्रकार का निर्णय लेना है, आपकी राय बताओ, तो आएगी वाई थ्योरी। वो है नया दृष्टिकोण, वो पारंपरिक नहीं है, वो नया नवीन दृष्टिकोण। नवीन दृष्टिकोण है वाई और पुराना परंपरागत दृष्टिकोण है एक्स। उम्मीद करता हूं आपको दोनों बातें समझ में आ रही होगी, दोनों में अंतर भी आपके समझ में आ गया होगा। दोनों जो सिद्धांत है वो मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किए थे। मैकग्रेगर ने देखा था उसके समय में, जब मैकग्रेगर थे यहाँ मतलब इस दुनिया में थे, तब उन्होंने देखा था कि उस समय में क्या होता था, जो हमारे उच्चाधिकारी होते थे वो जो निर्देशित करते थे वही काम करने के लिए बाउंड होते थे। नीचे वाले से कोई सलाह मशविरा नहीं किया जाता था, वो खुद ही अपना निर्णय ले लेते थे और हमारे ऊपर थोप देते थे। वो होता था एक सिद्धांत। उन्होंने देखा अच्छा ऐसा हो रहा है, और उन्होंने फिर उस पर काम करना शुरू किया और उन्होंने एक सिद्धांत और प्रतिपादित कर दिया जिसे हम नवीन सिद्धांत भी कहते हैं, और वो है वाई सिद्धांत, वाई थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत। इससे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंस्टिट्यूट करंट लाइबिलिटीज? निम्न में से कौन चालू देनदारियों का गठन नहीं करता है? चालू देनदारियों का गठन कौन नहीं करता है? ऑप्शन है ट्रेड क्रेडिटर्स। मतलब चालू देनदारियों का गठन नहीं करने का मतलब क्या होता है? मतलब चलिए हम इसको समझते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब व्यापार लेनदार, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब बकाया व्यय, प्रपोज डिविडेंड्स मतलब प्रस्तावित लाभांश, और डेटर्स जो होता है वो चालू देनदारियों का गठन नहीं करते हैं। डेटर्स जो है ये हमारे क्या है? ये हमारी असेट्स है, मतलब ये हमको देंगे, इनसे हमें देना नहीं है, इनसे हमें लेना है। इनसे हमें क्या करना? लेना है। तो डेटर्स तो हमारी असेट्स है, बाकी ये सब जो है ये हमारी सब लाइबिलिटीज है। ये लाइबिलिटीज का मतलब हमें देना है। मतलब क्रेडिटर्स को हम देंगे, वो हमारे लेनदार है, मतलब उनको, वो हमारे लेने वाले, मतलब हमको हम देने वाले हो गए। तो ये हमारे लिए चालू देनदारियों को गठन करेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमारी ऐसी एक्सपेंसेस जो है जो आउटस्टैंडिंग हो गई है, मतलब हमको देना ही है, ये खर्चा भी करना है, मतलब ये भी गठन करेगा। और प्रस्तावित लाभांश मतलब हमने कोई लाभांश प्रस्तावित कर दिया है तो ये भी हमारे लिए खर्चा है, मतलब हमारी लाइबिलिटी है। तो ये तीन चीज लाइबिलिटीज है, ये तीनों जो है वो लाइबिलिटीज है।
ये लाइबिलिटीज है, और तीनों लाइबिलिटीज जो है ये सब हमारी देनदारियां, लाइबिलिटी जो होती है वो हमारी देनदारियां होती है, और जो डेटर्स होता है वो हमारा असेट्स होता है, इसलिए हम इसको ये आपका उत्तर सही होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्टिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज नोन एज। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की, चुनना, कार्यविधि की पहचान करना और चुनना मतलब क्या हो जाएगा? डिसीजन मेकिंग करना। मतलब भैया चुनेंगे कब? जब हम डिसीजन लेंगे कि दो चीज हमने कार्यविधि क्या करना है, हमने वो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है पहले, और फिर हम क्या करेंगे, उनसे कहीं से कोटेशन मंगवाएंगे और हम चुनेंगे उस चीज को कि हमको ये लेना चाहिए या ये लेना, कौन सी मशीन लेनी चाहिए कि हमारा काम हो जाए। निर्णय लेना जो होता है वही होता है डिसीजन मेकिंग, और निर्णयन जो होता है वही है चुनने की प्रक्रिया। अगला है प्लानिंग होती है योजना, यह मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ऑर्गेनाइजिंग, ये भी पहले समझा चुका हूं, और समन्वयकों में मैं आपको पहले समझा चुका हूं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है गुडविल इज एन एग्जाम्पल फॉर, गुडविल साख ब्लैंक का उदाहरण है। गुडविल किसका उदाहरण है? फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स और फिक्सटिशियस असेट्स, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और आभासी संपत्ति। दोस्तों गुडविल जो होती है वो होती है इंटेंजिबल या अमूर्त परिसंपत्ति। इसका मतलब यह हुआ, अमूर्त संपत्ति तो है वो, पर उसको स्थायी संपत्ति के अंतर्गत ही आती है। अगर यहाँ पे अमूर्त संपत्ति का कहीं ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम स्थायी संपत्ति को टिक कर देते हैं, पर यहाँ पे स्थायी संपत्ति का भी है और अमूर्त संपत्ति का भी ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? अमूर्त संपत्ति, क्योंकि गुडविल जो है वो स्थायी रूप से बनी रहती है हमारी। यदि हमारी मार्केट में एक बार साख बन गई, हमारी गुडविल बन गई, गुडविल का मतलब होता है साख, या हमारी कितनी इज्जत है बाजार में वो बन गई, तो वो लंबे समय तक रहेगी, मतलब वो स्थायी रहेगी, तो उसको स्थायी संपत्ति में तो लेते हैं। पर स्थायी संपत्ति का भी एक प्रकार हो गया इंटेंजिबल असेट्स, तो हमने यहाँ पे इंटेंजिबल, क्योंकि वो इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, मतलब वो दिखती नहीं है। गुडविल कभी दिखती है क्या? हमारी साख कभी दिखती नहीं है, बस हमारा नाम जो होता है उसी को गुडविल बोलते हैं। कहीं पे गए और बोला भैया हमको उसने भेजा है, तो वो आदमी बोलता अच्छा उसने भेजा है तो ले जाइए, उसकी गुडविल पे हमें कोई चीज मिल जाती है, तो वो साख, वो चीज दिखती नहीं है पर होती है, तो उसको बोलते हैं हम इंटेंजिबल असेट्स। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड असेट्स, जो कौन सी ऐसी है जो फिक्स्ड असेट नहीं है? तो निम्न में से कौन है फिक्स्ड असेट नहीं है? गुडविल मतलब साख, स्मॉल टूल्स छोटे औजार, व्हीकल्स वाहन, और लीज होल्ड पट्टा धृति। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि गुडविल जो है वो फिक्स्ड असेट्स होती है। स्मॉल टूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो औजार होते हैं, उनको हम फिक्स्ड असेट्स में नहीं मानते हैं, मतलब यही आपका सही उत्तर है। व्हीकल जो होता है वो तो चालू फिक्स्ड असेट्स होता है हमारा। वाहन जो होता है, क्योंकि वाहन का यूज हम करेंगे तो लंबे समय के लिए करेंगे, तो फिक्स्ड असेट्स हो गया। और लीज होल्ड जो होता है पट्टा धृति, हमने कोई पट्टे पे कोई भूमि ले ली है तो वो भी लंबे समय के लिए लेते हैं, तो वो भी क्या होती है? फिक्स्ड असेट्स में आती है। और स्मॉल टूल्स जो है, ये छोटे औजार, ये फिक्स्ड असेट्स में नहीं आते हैं। चलिए अगला है कंपनी हैज गॉन बैंकरप्ट इज इट bankrupt as its liabilities are far in excess of its assets. A shareholder will be called upon to pay blank. एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देनदारियां जब परिसंपत्ति से अधिक होगी तो कंपनी क्या हो जाएगी? दिवालिया हो जाएगी, है ना। एक शेयर धारक को ब्लैंक भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। शेयर धारक से क्या कहा जाएगा? आप देखिए, ए है कुछ नहीं, नथिंग। बी है एन अमाउंट दैट कुड एट मोस्ट इक्वल द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द शेयर्स, वह राशि जो कि शेयर की मूल लागत के बराबर हो सकती है। सी proportional share of all creditors claims based on the number of share or on you own. स्वामित्व शेयरों की संख्या के आधार पर सभी लेनदार दावों की आनुपातिक हिस्सेदारी, या डी वाला है proportionate share of debenture claims based on the number of shares you own. स्वामित्व की संख्या के आधार पर ऋण पत्र दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी। दोस्तों यदि एक कंपनी दिवालिया हो जाती है
तो शेयर धारकों से कुछ भी नहीं कहा जाता है। ऑप्शन है ए वाला, कुछ नहीं कहेगी। पहले तो उसकी कंपनी दिवालिया हो गई है और शेयर होल्डर से वो कहाँ से पैसे देने की बोलेगी। शेयर होल्डर के तो खुद के पैसे फंस गए हैं, वो कहाँ से बेचारा पैसा दे देगा। इसलिए शेयर होल्डर से कुछ भी नहीं कहा जाता है। उसका पैसा तो जो लगा हुआ था वो तो डूब ही गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ब्लैंक। जो परिसंपत्ति अल्प समयावधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है ब्लैंक, वह कहलाती है। ठीक है, जो कम समय के अंदर नकद में परिवर्तित कर देती हैं दोस्तों, फैक्ट है, इसको आपको याद करना है। इसको लिक्विड एसेट्स बोलेंगे। फिक्स्ड एसेट्स वो होती है जो हम जिसका हम व्यापार नहीं करते हैं, लंबे समय के लिए व्यापार में हम उसका उपयोग करते हैं, उसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम जल्दी ही कैश में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे बैंक में कोई कैश तो अपने पास है ही सही, और जो बैंक में अगर कोई पैसा पड़ा है वो भी लिक्विड के रूप में होता है। या फिर ऐसी कोई चीज़ है अपने पास, जैसे बैंक से कुछ अपन ने पत्र ले रखे हैं, बॉन्ड ले रखे हैं, उनको हम जल्दी ही कैश में परिवर्तन कर सकते हैं, और तो उसको हम लिक्विड एसेट्स में लेते हैं। जैसे बिल्स रिसीवेबल हो गए तो वो भी हमारे लिक्विड एसेट्स में आते हैं। चलिए अगला है फिक्स्ड एंड लिक्विड एसेट्स, स्थिर और तरल परिसंपत्ति। तो ये तो दोनों ही अगला, ये आएगा नहीं, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जो उत्तर है, कौन सी ऐसी संपत्ति है जो जल्दी से जल्दी हम नकद में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब वो उसको बोलेंगे हम लिक्विड एसेट्स या तरल परिसंपत्ति। चलिए अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाइए। पर्सनल मैनेजमेंट, कार्मिक प्रबंधक, एम्प्लॉय वेलफेयर, कर्मचारी कल्याण, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध। इधर है वर्किंग कंडीशंस एंड वर्कप्लेस एमेनिटीज, कार्य की परिस्थिति और कार्यस्थल की सुविधाएं, प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। अगला है डायरेक्ट मैन पावर मैनेजमेंट, प्रत्यक्ष जनशक्ति प्रबंधन। देखो दोस्तों, पर्सनल मतलब कार्मिक हुआ, कार्मिक इससे मिल जाएगा, मतलब पहले का ये हो गया। सी एम्प्लॉय वेलफेयर, कल्याण, कर्मचारी कल्याण, कर्मचारी कल्याण क्या होगा, कर्मचारी कल्याण में हम सुविधाओं को ले लेंगे, क्योंकि जो है कार्य की परिस्थिति और कार्यस्थल की सुविधाएं क्या क्या है वो कर्मचारी कल्याण में आएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, औद्योगिक संबंध जो है वो बचा हुआ हो जाएगा, जो औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। मतलब ये संबंध क्या होगा, मतलब पहले का सी हो जाएगा, पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। सी, ए और बी, सी वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आज के आपको सारे ही प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जो मैंने बात बीच बीच में बताई गई है, मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप अच्छे से सुने होंगे और आपको बड़ी ही अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं आज ये क्लास यहीं पे फिनिश करता हूं। यहाँ पे आपको सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे और इसी के साथ ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हुए फिर से मुलाकात करने की उम्मीद में मैं आपसे थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमारी क्लास आप पसंद करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद में आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक छोटी सी कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपकी क्लास हमें पसंद में आ गई है। यदि आपको पसंद आई है तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आगे भी ऐसी ही क्लासें आपके लिए लेके आते रहेंगे। और यदि आपको इसमें किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप हमें वो भी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम वो इम्प्रूवमेंट हमारे क्लासों में लेकर आए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड टाइम टू टाइम मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज की मैं क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।